नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत का अंडा पार्ट 2। तब हम किसी भी मनुष्य की नज़रों में आकर मुसीबत में फंस सकती हैं। ठीक कहती हो, चलो हम अपना रूप बदल लें। और हम तीनों अपना रूप बदल कर गाय, बकरी और मैना के रूप में उसी स्थान पर रहने लगी। वीर युवक, हमारे बाकी दिन तो आनंद व कुशल पूर्वक गुजर गए, लेकिन आज पूर्णमासी के दिन जब हम अपने लोक लौटने की तैयारी कर रही थी तो न जाने वह कसाई वहां कैसे आ गया। वाह, आज तो तगड़े शिकार हाथ लगेंगे। और उसने घात लगाकर हमें पकड़ लिया। हा हा हा, आज बहुत दिनों बाद मुझे और बाल बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा। ए वीर एवं नेक युवक, यदि तुम इस समय मार्ग में नहीं मिल जाते तो न जाने हमारा क्या होता। हमने तो इस डर से उस पर अपनी असलियत भी प्रकट नहीं की थी कि कहीं हमारी असलियत जानने के बाद उसके दिल में कोई दुष्टता ना आ जाए। हाँ, और तुम्हारे सामने हम इसलिए अपने असली रूप में प्रकट हुई कि तुम एक नेक और दयालु इंसान हो। और नेक युवक, चूंकि तुमने हम तीनों की जानें बचाई, इसलिए हम तुम्हें मुंह मांगी 3 वस्तुएं देना चाहती हैं। बोलो, तुम क्या चाहते हो? देवियों, मैं अपनी 3 बहनों को खोजने घर से निकला हूँ। यदि आप मुझे मेरी बहनों से मिला दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मुझे अपनी खोई हुई बहनों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमें यह तो नहीं मालूम कि तुम्हारी बहनें पृथ्वी अथवा पाताल में कहाँ हैं, लेकिन हम जो वस्तुएं तुम्हें देंगी वह वस्तुएं अवश्य तुम्हें तुम्हारी बहनों तक पहुँचने और हर खतरे से निपटने में तुम्हारी मदद करेंगी। कहकर परी ने अपनी छड़ी अपने उल्टे हाथ में घुमाई। तुरंत ही उसके हाथ में एक चाबी दिखाई देने लगी। मेरी ओर से यह चाबी रखो। इसमें यह खूबी है कि इससे दुनिया भर के बड़े से बड़े ताले और दरवाजे बात ही बात में खुल जाएंगे। दूसरी परी अपनी जादू की छड़ी के जोर से एक छोटा सा सफेद मोती वीर कुमार को देती हुई बोली, इस मोती में यह विशेषता है कि इसे मुंह में रखने वाला व्यक्ति सबकी नजरों से अदृश्य हो जाता है। उसे कोई नहीं देख सकेगा, जबकि वह सबको देख सकता है। वीर कुमार ने उस मोती को भी जेब में रख लिया। तब तीसरी परी ने अपनी जादुई छड़ी जमीन की ओर करके घुमाई। तुरंत ही, अरे, इतनी सुंदर जूतों की जोड़ी! हाँ, यह साधारण जूते नहीं है वीर कुमार। इन जूतों में यह खूबी है कि इन्हें पहनकर मनुष्य जहाँ जाने की इच्छा करे, यह जूते उसे उसके कहे अनुसार उसी स्थान पर तुरंत पहुँचा सकते हैं। क्या सच? तब तो मैं आसानी से अपनी बहनों तक पहुँच सकता हूँ। उसके बाद तीनों परियां वीर कुमार से विदा लेकर अपने लोक की ओर उड़ चली। आहा, कितनी अच्छी हैं ये परी देवियां! ईश्वर इन्हें इनके लोक का द्वार खुला दिखाए। परियों की नजरों से ओझल हो जाने के बाद वीर कुमार ने जूतों को पहना और आज्ञा दी, चलो उड़ने वाले जूतों, जहाँ मेरी सबसे बड़ी बहन है मुझे वहाँ ले चलो। उसके कहने भर की देर थी कि जूते उसे लेकर आकाश में उड़ने लगे। काफी देर तक उड़ते रहने के पश्चात वीर कुमार ने जो नीचे झांका तो उसे नीचे एक काले पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ा किला दिखाई दिया। ओह, वह किला कैसा! वीर कुमार आश्चर्य में पड़ा। उस किले के विषय में सोच ही रहा था कि जूते उसे लेकर नीचे उतरने लगे और कुछ ही देर बाद वह ठीक उस किले के सामने खड़ा था, जिसके दरवाजों में बड़ी बड़ी सलाखें और भारी भारी ताले पड़े हुए थे। शायद मेरी बहन इसी किले के भीतर है, लेकिन इसके भीतर प्रवेश कैसे किया जाए? द्वार पर तो मोटे मोटे ताले पड़े हुए हैं, जिन्हें खोल पाना संभव नहीं। तभी उसे परी द्वारा दी गई जादुई चाबी का ध्यान आया। अरे, मैं तो उस चाबी को भूल ही गया था। वीर कुमार ने चाबी जेब से निकालकर जैसे ही द्वार पर लटके तालों से छुआई, सभी ताले अपने आप खुलते चले गए और तालों के खुलने के बाद दरवाजे अपने आप खुल गए। वाह! किले के भीतर एक सुंदर महल बना था। वीर कुमार किले में प्रविष्ट हो उसी महल की ओर बढ़ने लगा। शीघ्र ही वह महल में प्रविष्ट हुआ और एक के बाद दूसरे कमरे के ताले खोलता हुआ आखिर में एक ऐसे सुंदर सजे हुए कमरे में पहुंचा, जहां एक सुंदर युवती कीमती पोशाक पहने मूल्यवान व सुंदर गहनों से सजी सवरी बैठी थी। वह और कोई नहीं, उसकी बड़ी बहन जया ही थी। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना मारे जाओगे। अवश्य यह मेरी दीदी ही होगी। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ जया दीदी, और तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ।
कहते हुए वीर कुमार ने उसे सारी कहानी कह सुनाई। यह जानकर कि वीर कुमार उसका भाई है, जया उससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई और उसे प्यार से अपने पास बिठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। दीदी, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि तुम घर से अचानक गायब होकर यहाँ कैसे पहुँच गई? यह किला किसका है और तुम्हें यहाँ लाने वाला कौन दुष्ट है? उन्हें दुष्ट न कहो भैया, वे अब मेरे पति हैं, वे ही मुझे यहाँ लाए थे। उस दिन जब मैं माँ के कहने पर बाजार जा रही थी तो मुझे मार्ग में एक सुंदर फुलवारी दिखाई दी, जिसमें एक पौधे पर एक सुंदर फूल लगा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस फूल को तोड़ा, न जाने कहाँ से एक विशालकाय पक्षी आया और मुझे उठाकर यहाँ ले आया। डरो नहीं जया, मैं राजकुमार जयवर्धन हूँ और इस किले में रहता हूँ। लेकिन तुम मुझे उठाकर यहाँ क्यों लाए हो? तुम तो एक भयानक पक्षी हो, मुझे घर जाने दो। मेरी माँ मेरे लिए बहुत चिंतित हो रही होगी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन तभी वह भयानक पक्षी एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया और मुझसे बोला, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ जया, और तुमसे विवाह करने के लिए ही तुम्हें यहाँ उठाकर लाया हूँ। पक्षी रूप मुझे एक राक्षस के भय के कारण बनाकर रखना पड़ता है, क्योंकि वह मुझे मार सकता है। परंतु तुम घबराओ नहीं, तुम्हें यहाँ किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु सावधान, मेरी अनुपस्थिति में यहाँ कोई भी अजनबी नहीं आना चाहिए। उसके बाद उसने मुझसे विधिवत विवाह कर लिया और तब से मैं यहाँ सुखपूर्वक रह रही हूँ। लेकिन मुझे बस दो ही दुख हैं, एक तो यहाँ मैं अकेली रहती हूँ और दूसरे तुम्हारे जीजा जी एक दुष्ट राक्षस के जाल में फंसे हुए हैं। राक्षस ने मंत्र से उन्हें अपने बस में कर रखा है, जिसके कारण उन्हें बाहर पक्षी के रूप में ही रहना पड़ता है। जब तक वह राक्षस न मरेगा तब तक वे हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य के रूप में नहीं रह सकेंगे। तुम चिंता न करो दीदी, मैं अपने जीजा जी को उस दुष्ट राक्षस के चंगुल से जरूर आज़ाद कराऊंगा। तुम यह बताओ कि वह कहाँ रहता है? यह तो न तुम्हारे जीजा जी को मालूम है न मुझे, उसकी तलाश तुम्हें ही करनी होगी। बस भैया, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे जीजा जी आने ही वाले हैं। वह तुम्हें देखेंगे तो व्यर्थ ही संदेह करेंगे। तुम घबराओ नहीं दीदी, मेरे पास ऐसी वस्तु है जिसके इस्तेमाल करने पर मुझे कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन अभी वीर कुमार ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तेज हवा चलने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर जया बुरी तरह घबरा उठी। लो, तुम्हारे जीजाजी आ गए, अब क्या होगा? घबराओ मत, तुम उनका स्वागत करो। मैं इस मोती को मुंह में रखकर अदृश्य हो जाता हूँ। वीर कुमार ने मोती को मुंह में रखा और अदृश्य हो गया। उसी समय खिड़की के रास्ते से एक विशाल पक्षी उड़ता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ और कमरे में पहुंचते ही एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया। आहा, आप आ गए। मैं व्याकुलता से आपकी ही बात जोड़ रही थी। मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ घबराहट के भाव देख रहा हूँ जया, सच सच बताओ, क्या बात है? लाख कोशिश करने के बावजूद भी जया अपने पति से झूठ न कह सकी और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। यदि वह वास्तव में तुम्हारा भाई है तो इसमें घबराने या डरने की क्या बात है? मुझे अपने साले से मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी। कहाँ है वह? जरा बुलाओ तो उसे। अभी तो वह यहीं था। भैया, कहाँ हो तुम? सामने आओ और अपने जीजा जी से मिलो। वीर कुमार तुरंत मुंह से मोती निकालकर उनके सामने प्रकट हो गया। उसे देखते ही राजकुमार ने उसे प्रेम से गले लगा लिया। तुम्हें मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है वीर कुमार। मुझे भी जीजा जी। जब माँ को यह सब बताऊंगा तो वह कितनी प्रसन्न होगी। कुछ देर बाद बातचीत करने के पश्चात वीर कुमार ने जाने के लिए विदा मांगी। अच्छा जीजा जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे अपनी दोनों बहनों और उस राक्षस को तलाश करना है। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। ठीक है, लेकिन जरा रुको, कहकर राजकुमार जयवर्धन ने अपने वस्त्रों से एक पंख निकाला और उसे वीर कुमार को देता हुआ बोला, इसे संभाल कर रखना और जब भी तुम पर कोई संकट आए तो पंख को निकाल कर कहना, पक्षीराज आओ और मेरी सहायता करो, तुम्हें तुरंत सहायता मिलेगी। ठीक है। वह पंख संभाल कर रखने के पश्चात वीर कुमार ने अपनी बहन और जीजा से प्रसन्नतापूर्वक विदा ली और जूते को आदेश दिया, चल जूते, चल, वहाँ मेरी मंजली बहन है जहाँ। अगले ही पल वह किले से निकलकर पुनः आकाश में उड़ चला। देखते ही देखते जूते ने वीर कुमार को एक और विशाल एवं विचित्र किले के सामने पहुंचा दिया। उसके द्वार पर भी मोटे मोटे ताले पड़े हुए थे। तो इस किले में मेरी मंजली बहन कैद है।
अभी खोलता हूँ ये ताले। वीर कुमार द्वारा चाबी के छुआते ही पहले की तरह द्वार पर लटके ताले व द्वार खुल गए और वह भीतर बने महल में प्रविष्ट हो गया। कई कमरों से गुजरने के बाद उसे एक कमरे में अपनी मंझली बहन विजया मिल गई। जब विजया को वीर कुमार ने यह बताया कि वह उसका भाई है तो वह प्रसन्नता से दौड़कर उससे लिपट गई। भैया, मेरे अच्छे भैया, वर्षों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है दीदी। लेकिन दीदी, तुम घर से अचानक गायब होकर यहाँ कैसे पहुँच गई? विजया ने भी उसे कुछ वैसी ही कहानी सुनाई जैसी जया ने सुनाई थी और बोली, भैया, मेरे पति बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। वे मुझे किसी भी किस्म का कोई कष्ट नहीं होने देते। बस मुझे एक ही बात का दुख है कि वे एक दुष्ट राक्षस के मंत्र जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें उससे बचने के लिए हमेशा मत्स्य शरीर धारण करके रहना पड़ता है। ओह, बड़े जीजाजी भी किसी ऐसे ही राक्षस के चंगुल में फंसे हुए हैं। फिर वीर कुमार ने विजया को जया से मिलने और उससे हुई बातचीत बता दी और बोला, विजया दीदी, क्या तुम उस राक्षस का कुछ अता पता जानती हो? मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पति और बड़े जीजाजी को उसके मंत्र जाल से मुक्ति मिल जाए। नहीं भैया, वह राक्षस कहाँ रहता है इस संबंध में न तो मुझे ही मालूम है और न तुम्हारे जीजाजी को। ओह। उसके बाद विजया ने उसे प्यार से बिठाकर खाना आदि खिलाया। वे काफ़ी देर तक अपने सुख दुख की बातें करते रहे। लगभग आधी रात के समय वीर कुमार का मंझला जीजा भी आ गया। लो, तुम्हारे जीजाजी आ गए। विजया का पति भी एक राजकुमार था। वीर कुमार से मिलकर वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। वह रात वीर कुमार ने वहीं बिताई। अगले दिन सवेरे जब वह चलने को हुआ तो मत्स्य राजकुमार ने उसे अपना एक दांत देते हुए कहा, इस दांत को संभाल कर रख लो वीर कुमार। जब कभी तुम पर कोई कष्ट आए तो इसे बाहर निकालकर सहायता मांगना। यह तुम्हारी हर संभव मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जीजाजी। अब आज्ञा दीजिए। मुझे विश्वास है जल्द ही हमारी मुलाकात फिर होगी। दांत को संभाल कर रखने के पश्चात वीर कुमार ने जूते को अपनी सबसे छोटी बहन प्रिया के पास चलने का आदेश दिया। तुरंत जूते उसे उड़ाकर आकाश में ले चले और शीघ्र ही उसे लेकर एक दुर्गम पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। अरे, जूते तो मुझे नीचे पहाड़ियों की ओर ले जा रहे हैं। क्या मेरी छोटी बहन इन्हीं पहाड़ियों के भीतर रहती है? तभी जूते ने उसे पहाड़ियों के बीच एक गुफा के सामने उतार दिया। वीर कुमार, उस गुफा में प्रविष्ट हो जाओ। कुछ आगे बढ़ने पर तुम्हें नीचे उतरने के लिए लोहे की सीढ़ियां दिखाई देंगी। उन सीढ़ियों से नीचे उतर जाना। वहां तुम्हें तुम्हारी सबसे छोटी बहन मिल जाएगी। ओह, ठीक है। वीर कुमार तुरंत उस गुफा में प्रविष्ट हो आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर पहुंचते ही उसे नीचे उतरने के लिए लोहे की सीढ़ियां दिखाई दी और वह सावधानी के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। उफ, कितनी भयानक दुर्गंध है। कैसे रहती होगी मेरी बहन यहाँ। सीढ़ियां खत्म होने पर वह जमीन के भीतर बनी एक बड़ी सी गुफा में पहुंच गया, जहाँ एक कोने में एक युवती बैठी आंखों से आंसू टपका रही थी। उसका सुंदर शरीर चिंता के कारण दुबला हो गया था। आह, मेरी बहन की यह दुर्दशा। जरूर इसका पति कोई दुष्ट जल्लाद होगा। जब उस लड़की की, जो प्रिया ही थी, दृष्टि वीर कुमार पर पड़ी तो वह चौंक कर बोली, भाई, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मुझे इस नरक से छुड़ाओ। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहन, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम बिल्कुल भी ना घबराओ। कहकर जब वीर कुमार ने उसे अपना परिचय दिया और अब तक की सारी कहानी सुनाई तो प्रिया का मुरझाया चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और वह तुरंत अपने भाई के गले से लग गई। आहा, भैया, तो यह तुम हो। धैर्य रखो बहन और मुझे यह बताओ कि तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की है? क्या तुम्हारी यह दशा करने वाला तुम्हारा पति है? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।